नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान एग्जाम मंत्रा पे। आज अपने कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। तो देखो दोस्तों, अपने जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स के अंदर वो है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। और ये कुछ टॉपिक है वो तो मैंने आपको पहले करवाए भी थे, एक बार आपको दोबारा करवा देंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेज होते हैं वो अपना टॉपिक है दोस्तों बाजार परिभाषा तथा वर्गीकरण, यानी जो मार्केट वाला टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ये टॉपिक अपन आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन बाजार से। तो बाजार का अर्थ क्या है दोस्तों? बाजार का अर्थ है क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच किसी साधन या वस्तु के लेन देन का जाल सूत्र। क्या है बाजार? यानी जहाँ क्रेता वस्तु को खरीद कर सके और विक्रेता क्या है उसको बेच सके। तो ऐसा कोई नेटवर्क बनाया हुआ है, नेटवर्क बना हुआ है, वो क्या है? बाजार है। अब बाजार की विशेषता देखो दोस्तों, बाजार के लिए वस्तु, साधन, सेवा होना चाहिए। क्रय विक्रय या लेन देन का आदान प्रदान हो सके। तो वस्तु का भी हो सकता है, कोई साधन का भी हो सकता है, कोई सर्विस का भी क्रय विक्रय लेन देन हो सकता है। वो सारा क्या है? बाजार के अंदर आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, इसकी विशेषता है सेलर्स एंड बायर्स, यानी बाजार के अंदर सेलर्स होने चाहिए और बायर्स होने चाहिए, यानी खरीदने वाले भी होने चाहिए तो बेचने वाले भी होने चाहिए। और उसका एरिया जो होना चाहिए वो बड़े वृहत स्तर होना चाहिए, होल एरिया होना चाहिए। और बाजार को प्रभावित करने वाले तत्व। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों बाजार को प्रभावित करने वाले तत्व है। तो बाजार को प्रभावित करने वाले दो तत्व होते हैं। बाजार एक तो उसकी गुणों या विशेषताओं के आधार पर प्रभावित होता है, दूसरा उसकी जो आंतरिक परिस्थितियां हैं किसी देश की, या जो मतलब रीजन है उसकी आंतरिक परिस्थितियां यानी इंटरनल सिचुएशन पे से भी वो प्रभावित होता है। तो गुणों के आधार पर देखें तो सबसे पहले देखो व्यापक मांग के अनुसार बाजार प्रभावित होता है। वस्तुओं के टिकाऊपन यानी ड्यूरेबिलिटी के आधार पर बाजार प्रभावित होता है। वस्तुओं की वहनीयता यानी पोर्टेबिलिटी के आधार पर बाजार प्रभावित होता है। श्रेणीकरण या प्रमाणीकरण यानी ग्रेडिंग से भी बाजार प्रभावित होता है। और पर्याप्तता एवं स्थायी पूर्ति यानी एडक्वेट सप्लाई से भी बाजार प्रभावित होता है। अब देखिए कुछ आंतरिक परिस्थितियां, जैसे शांति व सुरक्षा, यदि पीस और सिक्योरिटी है तो बाजार प्रभावित होगा, यदि नहीं है तो भी बाजार गलत दिशा में प्रभावित होगा। परिवहन व संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के जितने अच्छे साधन है, साधन यदि नहीं है तो दोनों स्थितियों में बाजार प्रभावित हो सकता है। वो अनुकूल रूप से प्रभावित हो या प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो। सुदृढ़ मौद्रिक कुशल साख व्यवस्था, सरकारी नीतियां, गवर्नमेंट की पॉलिसियां भी बाजार को प्रभावित करती है। व्यापार की वैज्ञानिक विधियां, तो ये सारा तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने एग्जाम में नहीं आता, लेकिन अपने जैसे बाजार को अपन डिस्कस कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक ध्यान, कुछ चीजें ध्यान में इसलिए रखनी जरूरी है क्योंकि अपन क्या है कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको अपन आसानी से कोरिलेट कर पाए, इसलिए ये चीजें आपको बीच बीच में बताई जाती है ताकि जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो आप एकदम उसको कोरिलेट कर पाओ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है रियल में। तो ये है देखो प्रतियोगिता। मेन अपने जो टॉपिक है जो एग्जाम में है वो प्रतियोगिता है। कंपटीशन के आधार पर अपने को बाजार को समझना है। तो कंपटीशन के आधार पर यदि अपन बाजार को तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया पूर्ण प्रतियोगिता, और दूसरा हो गया दोस्तों अपूर्ण प्रतियोगिता, और तीसरा हो गया एकाधिकार। पूर्ण प्रतियोगिता जो है दोस्तों वो नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल, यानी ये वर्तमान में देखने को नहीं मिलती है। उसी प्रकार एकाधिकार भी क्या व्यवहार में नहीं पाई जाती, ये भी व्यवहार में नहीं पाया जाता। तो ज्यादातर जो देखते हैं वो है पूर्ण प्रतियोगिता देख पाते हैं। तो सबसे पहले देखो पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन, अपूर्ण प्रतियोगिता यानी इम्परफेक्ट कंपटीशन, और एकाधिकार यानी मोनोपोली। अब देखो दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता के भी तीन प्रकार है। पूर्ण प्रतियोगिता के कितने प्रकार है? तीन प्रकार है। प्रथम प्रकार है ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार, फिर है ड्यूओपोली यानी द्विआधिकार, और तीसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी एकाधिकृत प्रतियोगिता। ये देखो एकाधिकृत प्रतियोगिता है, न कि एकाधिकार प्रतियोगिता। तो ये अलग है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये इम्परफेक्ट कंपटीशन का ही पार्ट है। ड्यूओपोली भी इम्परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट है। ओलिगोपोली भी इम्परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट है। अब सबसे प्रथम अपन अध्ययन करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता का। तो पूर्ण प्रतियोगिता में हेलो, हाँ, बीकानेर की बस अपने बड़े रतन जी है ना, उन्होंने पूछ लिया एक बार, मैंने ध्यान को नहीं एक्चुअल में। तो मैं को रतन जी है नहीं चाहे रवे, माने पूछना पड़ेगा अनुराग, मैंने ध्यान को नहीं एक्चुअल में किताब जी है। मैं तो फोन नंबर भेज दूं व्हाट्सएप पर।
फोन नंबर भेज दूँ? हाँ हाँ, नहीं वन फोन नंबर भेज दूँ, वहाँ अपन पूछ ले, बता दे बस स्टैंड पर ही है। हाँ भेज दूँ। हाँ दोस्तों, अब देखिए सबसे प्रथम अपन अध्ययन कर रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन कि सबसे पहले अपन देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। तो देखो दोस्तों, परफेक्ट कंपटीशन में क्रेता और विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा वो चरम सीमा पे होती है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता होती है एकदम। ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता है कि क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या अधिक होने के कारण कोई भी विक्रेता या क्रेता बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर पाता। यानी इसमें क्या होता है कि क्रेता और विक्रेता बाजार में बहुत ज्यादा होते हैं, तो या नहीं तो कोई विक्रेता प्रभावित कर सकता और नहीं कोई क्रेता मतलब बाजार मूल्य को प्रभावित कर सकता। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे अपन सब्जी मार्केट के अंदर जाते हैं दोस्तों, तो वहां पे क्या है, फुल कंपटीशन देखने को मिलता है आपको। तो ये थोड़ी हो सकता है कि भाई एक स्टॉल वाला जैसे आलू है वो 20 रुपए किलो बेच रहा है और दूसरा स्टॉल वाला है वो 30 रुपए में बेच दे उसी के पास, ऐसा नहीं होता है। तो उसमें क्या है कि बाजार मूल्य में बहुत ज्यादा क्या समानता मिलती है, या वो एक जो स्टॉल वाला है वो उस मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता, उस आलू की कीमत को अकेला प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि जो सेलर्स है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। और भोक्ता के पास क्या है कि ऑप्शन है बहुत सारे, तो वो उसको प्रभावित नहीं कर सकता। उसी प्रकार क्रेता है दोस्तों, क्रेता यदि ये कहते हैं कि भाई मैं तो 10 रुपए किलो ही लूंगा, 20 रुपए के लिए नहीं दूंगा, तो क्रेता को भूखा ही रहना पड़ सकता है। हाँ ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता है, लेकिन वो क्या है कि परमानेंटली प्रभावित नहीं कर सकता उस चीज को, उस प्राइस को प्रभावित नहीं कर सकता। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें क्रेता और विक्रेता दोनों स्थिति में नहीं होते हैं कि बाजार मूल्य को प्रभावित कर दे। तीसरी इसकी विशेषता है, प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन की मांग पूर्णतः लोचदार होती है, यानी मांग होती है वो पूर्णतः लोचदार होती है। ठीक है। प्रत्येक का उत्पादन कुल उत्पादन का नगण्य भाग होता है, यानी कोई भी जो उत्पादक है वो इतना उत्पादन नहीं कर पाता या इतना उत्पादन नहीं कर सकता कि वो उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर दे, यानी उसका जो कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन में वो नगण्य होता है, यानी उसको काउंटेबल नहीं होता है, ये बहुत ही निम्न होता है। तो वो उसको क्या प्रभावित नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि बहुत सारे विक्रेता हैं, तो उसमें वो उसका जो उत्पादन है वो नगण्य नहीं माना जाएगा। उत्पादन के साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है, जो उत्पादन के जो साधन है वो उनकी पूर्ण गतिशीलता होती है, कोई रोक टोक नहीं होती है। वस्तुओं में एकरूपता मिलती है दोस्तों आपको। यदि आप हाईवे पे जो पार्ले जी खा रहे हो, जो पैकेट मिल रहा है आपको, वही आपको शहर के अंदर वही प्रोडक्ट मिलेगा, वही प्राइस मिलेगी, वही रैपर मिलेगा, वही पूरा ये मिलेगा। तो इसमें क्या है, वस्तु के में एकरूपता मिलेगी आपको, यानी होमोजेनिटी मिलेगी, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। दूसरी लास्ट इसकी विशेषता है बाजार की पूर्ण जानकारी और ज्ञान। इसमें क्या होता है दोस्तों, भोक्ताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी और ज्ञान होती है, मतलब वो पूरा उनके पास एनालाइज होता है मार्केट का, भोक्ताओं के पास। और नेक्स्ट है फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता, यानी कोई भी फर्म मार्केट में प्रवेश कर सकती है और कोई भी फर्म जाना चाहिए तो जा सकती है, कोई मतलब बाध्यता नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई इसमें नहीं होता है, कोई रोक टोक नहीं होती है। और सभी केवल सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त करते हैं, यानी एक पूर्ण प्रतियोगिता में जितनी भी फर्में है ना दोस्तों, वो क्या है कि दीर्घ काल में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त करती है। क्यों करती है दोस्तों, कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक तो इसमें क्या है कि भोक्ताओं को पूर्ण जानकारी होती है मार्केट की। ठीक है। और दूसरा क्या है कि वो अपने उत्पादन को ना इस स्थिति में नहीं होते हैं कि उत्पादन को या सर्विस को प्रभावित करने की स्थिति में होते नहीं है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर या जो प्रोडक्शन करने वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो क्या है सामान्य लाभ ही कमा पाते हैं, इससे ज्यादा लाभ नहीं कमा पाएंगे कभी। नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएंगे, वो नॉर्मल प्रॉफिट उनको नहीं मिलेगा। क्रेता व विक्रेता की निष्पक्ष प्रवृत्ति होती है, यानी अनबाइज्ड नेचर होता है उनका। सभी उत्पादकों या फर्मों में समीपता होती है, यानी जो उत्पादक या फर्मों में उनमें आपस में क्या है समीपता होती है। तो स्टोनियर हेग
ने क्रेता और विक्रेता दोनों समीप होते हैं। इस कारण इसमें क्या है कि नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी इसमें जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है वो होती नहीं है, शून्य होती है, क्योंकि क्रेता और विक्रेता क्या है एक दूसरे के बहुत ज्यादा समीप होते हैं, तो उनमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जितने ज्यादा नजदीक होंगे उतने ज्यादा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अपने को कम लगेगी। ठीक है, तो ये आप जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले कि किस प्रकार की प्रतियोगिता में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शून्य होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में होती है, क्योंकि इसका रीजन क्या है कि क्रेता और विक्रेता क्या होते हैं एक दूसरे के बहुत ज्यादा समीप होते हैं। अब देखिए दोस्तों, नोट लगा के लिखा हुआ है, इसका मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। प्रोफेसर मार्शल ने परिवहन लागत को अंतर की स्थिति में प्रोफेसर मार्शल ने परिवहन लागत के अंतर की स्थिति को भी पूर्ण प्रतियोगिता की संज्ञा दी। यानी जो ये आपका जो मान लीजिए परिवहन लागत जो अंतर आ रहा है वो क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता है। तो ये क्या है कि प्रोफेसर मार्शल ने परिभाषा दी है। और नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट है कि फर्म जितनी भी सभी फर्में होती हैं वो प्राइस टेकर होती है, यानी ये ना प्राइस डिटरमाइन नहीं करती है दोस्तों, प्राइस टेकर होती है। प्राइस इसको क्या निर्धारित करके दिया जाता है, उस प्राइस पे ये बेचती है, सिर्फ ये खुद निर्धारण नहीं कर सकती। जैसे प्राइस है, जैसे पार्ले जी की रेट दोस्तों 5 रुपए है, तो वो जो सेलर है बेचने वाला वो तय नहीं कर रहा है वो 5 रुपए, वो क्या पहले से ही जिस कंपनी ने प्रोडक्ट तैयार किया है ना, वो कंपनी तैयार करके देती है उनको। प्राइस भी मतलब क्या है कि डिटरमाइन करके देती है कि इसके 5 रुपए होंगे, वो तो क्या करते हैं उस प्राइस को स्वीकार कर लेते हैं, तो वो उसी रेट में बेचते हैं। इसमें तो फिर प्राइस निर्धारण कौन करता है, यदि फर्म में प्राइस टेकर है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिल सकता है। आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से फर्मों की क्या स्थिति होती है पूर्ण प्रतियोगिता में, तो फर्मों की स्थिति सिर्फ प्राइस टेकर की होती है, मेकर की नहीं होती है। या इस प्रकार पूछ सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में प्राइस मेकर कौन होता है, तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे फर्म है, उद्योग है, या कुछ और भी ऑप्शन दे देंगे। तो फर्म तो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। तो फिर प्राइस मेकर कौन होता है, प्राइस मेकर होता है दोस्तों उद्योग, यानी जो इंडस्ट्री है वो आपको प्राइस का डिटर्मिनेशन करके देगी। फर्म क्या करेगी, छोटी छोटी फर्में जो होती है वो उस मूल्य को अपना लेगी और उसी मूल्य पे क्या करेगी, सेल करेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो क्वेश्चन बनने वाला है वो ये क्वेश्चन बनने वाला है कि प्राइस मेकर कौन होता है, प्राइस टेकर कौन होता है। चलो इसको फिर एक अपने डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। ये मान लीजिए उद्योग है, ये क्या है, फर्म है। अब क्या है दोस्तों, मूल्य कहाँ निर्धारित होता है, मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक टॉपिक है मांग व पूर्ति। यदि अपन उस टॉपिक को पढ़ेंगे तब अपने को पता चलेगा कि जहां मांग व पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं वो बिंदु क्या होता है, मूल्य निर्धारण बिंदु होता है। तो देखो दोस्तों, ये है डिमांड कर्व, ठीक है, और ये है सप्लाई कर्व, ये दूसरे एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जहां काटेंगे ना, इस बिंदु पे काट रहे हैं ये, तो ये क्या है, प्राइस है, ठीक है दोस्तों, ये हो गई अपनी प्राइस। तो ये उद्योग ने क्या है, किसी वस्तु का प्राइस निर्धारण कर दिया, ठीक है। अब क्या फर्म क्या करेगी, इसको स्वीकार कर लेगी, यानी इसको टैग कर लेगी, यानी तो ये तो मेकर है दोस्तों और ये क्या है, टेकर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा प्राइस मेकर कौन है और टेकर कौन है। तो डिमांड बराबर AR यानी एवरेज रेवेन्यू, MR बराबर मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये प्राइस मेकर की स्थिति में ये इक्वेशन बनेगा D बराबर AR बराबर MR, यानी जो AR और MR वो दोनों क्या होगी, बराबर होगी। फर्म की जो AR और MR यानी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू है वो बराबर होगी। अब दोस्तों आपके यदि माइंड के अंदर ये आ रहा है कि ये AR और MR क्या होती है, तो इसके लिए एक अलग से चैप्टर पढ़ना पड़ता है इकोनॉमिक्स में, तो वो टॉपिक अपने है नहीं है। तो आप एक बार क्या है, इसको याद कर लीजिए कि AR और MR फर्म में बराबर होती है, क्योंकि अपने ये इतनी काम की, यदि अपन इसकी बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो अपने को 2-3 टॉपिक और डिस्कस करने पड़ेंगे जो कि एग्जाम में नहीं है। तो अपन के समय को बचाते हुए क्या करेंगे, इसको याद कर लीजिए आप, AR बराबर MR, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अब दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता आपने पढ़ लिया है। पूर्ण प्रतियोगिता में आपको फिर से इंपॉर्टेंट बातें फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, प्रतियोगिता चरम सीमा पे होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह होगा कि कोई भी क्रेता या कोई भी विक्रेता उत्पादन या मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता है। 3 नंबर सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात यदि अपन देखें तो वो ये हो गई दोस्तों कि इसमें जो जितने भी फर्में हैं उनके आने पे और जाने पे कोई बाध्यता नहीं होती, यानी इनका आगमन और बहिर्गमन है वो स्वतंत्र है, ठीक है। 4 नंबर विशेषता ये हो गई दोस्तों कि कोई भी फर्म है इसमें सामान्य प्रॉफिट ही कमाएगी, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं अर्जित कर सकती।
और 5 नंबर विशेषता इसकी होगी दोस्तों कि इसमें फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है और उद्योग जो होता है वो प्राइस मेकर होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अपूर्ण प्रतियोगिता यानी इम्परफेक्ट कंपटीशन। अपूर्ण प्रतियोगिता व्यवहार में मात्र अपूर्ण प्रतियोगिता ही पाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है कि व्यवहार में कौन सी प्रतियोगिता पाई जाएगी, अपूर्ण प्रतियोगिता। न तो पूर्ण प्रतियोगिता और न ही एकाधिकार पाया जाता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता तो संभव नहीं है और एकाधिकार व्यवहार में देखने को मिलता नहीं है। तो पूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण एकाधिकार, इन दोनों के बीच की जो स्थिति है ना दोस्तों, वो क्या है, वो अपूर्ण प्रतियोगिता है। पूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण एकाधिकार के जो बीच की स्थिति होती है ना, वो होती है पूर्ण प्रतियोगिता। और ऐसा विचार या ऐसी थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? ऐसी थ्योरी दी गई थी श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता की थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो पूर्ण प्रतियोगिता की ये थ्योरी श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के द्वारा दी गई थी कि पूर्ण प्रतियोगिता जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता व पूर्ण एकाधिकार के बीच की स्थिति है। तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, इसको आपको याद रखना है। इनका संबंध किनसे है? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का संबंध है अपूर्ण प्रतियोगिता से, क्योंकि इन्होंने ये बताया है कि दोनों के बीच की स्थिति होती है वो कौन सी होती है? अपूर्ण प्रतियोगिता होती है। नेक्स्ट चलिए, क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। देखो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या अपेक्षाकृत अधिक थी, इसमें क्या होते हैं, क्रेता और विक्रेता अपेक्षाकृत कम होते हैं। उनके उत्पादन में एकरूपता का भाव होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में एकरूपता थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, एकरूपता आपको नहीं मिलेगी, कुछ आपको डाइवर्सिटी मिलेगी, कुछ विविधता मिलेगी। ये वस्तु विभेद कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशन, आपको कुछ प्रोडक्ट डिफरेंशन मिलेगा। जैसे आपको पार्ले जी की जगह आप टाइगर वाला भी बिस्किट मिल सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आप में क्या है कि इसमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, आपको डिफरेंशन मिलेगा, कुछ विभेद मिलेगा। जबकि एकाधिक उसमें पूर्ण प्रतियोगिता में विभेद नहीं था, उसमें क्या आपको पार्ले जी मिलता था, चाहे आप कहीं से भी खरीद लो, वही पैकेट मिलेगा, वही क्वांटिटी मिलेगी, वही प्राइस मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है, आपको प्राइस प्रोडक्ट डिफरेंशन मिलेगा, कुछ आपको डिफरेंशन मिलेगा प्रोडक्ट में। जैसे हो सकता है कि कुछ ऐसे मतलब कोई भी प्रकार से डिफरेंस मिल जाए, कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें वही प्रोडक्ट हो, वही कंपनी हो, लेकिन उसमें क्या है 20% एक्स्ट्रा या कुछ ऐसा कोई ना कोई विविधता वो देगा, ठीक है। तो इसमें वस्तु विभेद है सबसे इंपॉर्टेंट। जो दोस्तों जिसको राउंड किया गया है वो चीजें आपके एग्जाम की सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप इनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि जो राउंड किया गया है वो अपने इंपॉर्टेंट है। तो इसमें वस्तु विभेद पाया जाता है। नेक्स्ट है, क्रेताओं व विक्रेताओं का न तो बाजार की पूर्ण जानकारी होती है और नए साधनों में पूर्ण गतिशीलता होती है, ठीक है। फर्म या उत्पादक वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार नहीं होती है। देखो वहां पे क्या है, वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार थी, लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं की मांग पूर्णतः लोचदार नहीं होती है। सर्नर के अनुसार अपूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जबकि एक विक्रेता अपनी वस्तु की गिरती हुई मांग वक्र का सामना करता है। Imperfect competition obtained when the seller is confirmed with failing demand करो of his product, यानी गिरती मांग वक्र का सामना करता है तब अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। फिर क्या वो करेगा, वस्तु में विभेद करेगा। इसमें देखो यातायात व्यय ऊंचा होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें तो क्रेता विक्रेता है वो बहुत ज्यादा समीप नहीं होते हैं। उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शून्य थी, इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपकी हाई है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से रिलेटेड दो क्वेश्चन आ गए। एक तो ये क्वेश्चन भी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट किसमें शून्य होती है, तो शून्य तो होती है पूर्ण प्रतियोगिता में, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हाई किसमें होती है, अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होती है, ये हाई होती है। अब देखो क्रेता प्लस विक्रेता, इसमें क्या है, एक तो सुस्ती रखते हैं, एक लापरवाही रखते हैं और एक वरीयता यानी प्रायोरिटी। ये सब क्रेता और विक्रेताओं की सब विशेषता किसको जन्म देती है, ये सब विशेषता जन्म देती है पूर्ण प्रतियोगिता को। अब अपूर्ण प्रतियोगिता के दोस्तों 3 पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता के भी 3 पार्ट है। सबसे पहला है ओलिगोपोली, ड्यूओपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो अपन देखते हैं अभी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी अपूर्ण प्रतियोगिता, ड्यूओपोली द्विअधिकार और ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार। देखो इसमें मांग वक्र किस प्रकार का होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है। ये होता है क्या है वो तो अपन देखेंगे, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज अपने को याद रखनी है वो ये है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, इसका ढाल तो ऋणात्मक होता है, ठीक है। और ये जो
है ड्यूओपोली, इसमें भी मांग वक्र क्या है, ऋणात्मक है। और जो ओलिगोपोली है इसमें जो मांग वक्र होता है वो विकुंचित होता है, यानी किंकी। ओलिगोपोली में जो मांग वक्र होता है वो होता है विकुंचित, ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार। अब नेक्स्ट है दोस्तों दोस्तों इसमें क्या है, अपन अभी क्या है कि इस चैप्टर के अंदर इसका क्या है ऊपरी स्तर से अध्ययन कर रहे हैं, बाकी फिर हम क्या है नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसमें अपन उसका डिटेल से अध्ययन करेंगे, ग्राफ बना के वो पूरा इसमें समझाया जाएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता में कौन से धंधे आते हैं, ड्यूओपोली में कौन से आते हैं, मोनोपोलिस्टिक में कौन से आते हैं। एक बार आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्या होगा आगे। नेक्स्ट देखिए एकाधिकारी प्रतियोगिता, एकाधिकारी यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, यदि हम इसका अभी क्या है कि थोड़ा आपको समझाया, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है इसका आपको अभी कुछ बताया जा रहा है कि ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें अपन इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। अभी आप थोड़ा इसका ऊपरी स्तर से देख लीजिए एक बार कि एकाधिकारी कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था, प्रोफेसर चैम्बरलिन ने दिया था। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन संगणक के पेपर में भी आया हुआ है। इसमें क्या है कि अपने को एक प्रतियोगिता दी थी, उस प्रतियोगिता के बारे में पूछा था कि ये प्रतियोगिता का जो विचार है वो सर्वप्रथम किसने दिया। तो अब तक जो अपन ने जो पढ़े हैं इसमें दो ही मुख्य नाम आए, एक तो आया श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का जिन्होंने तो पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में जिक्र किया था। अब नाम आया प्रोफेसर चैम्बरलिन का, तो चैम्बरलिन ने दिया था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता का। इसमें क्या है दोस्तों, वस्तु विभेद होता है। वस्तु विभेद काल्पनिक भी हो सकता है लेकिन होता है। भौतिक अथवा रासायनिक भिन्नता के आधार पर क्या होता है, इसमें वस्तु भेद किया जाता है। जैसे काल्पनिक ये हो सकता है जैसे कि अपन कोई वस्तु बेच रहे हैं उस पे शो केस जो होता है जिसमें वस्तु रखी जाती है उस पे अपन लड़कियां की तैनाती करते हैं, तो ये भी क्या है एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ही मानो आप। ये मतलब अपन क्या है काल्पनिक विभेद करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अलग दिखाने की क्या कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, अपने जो प्रोडक्ट है उसको अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें वस्तु विभेद रियल में भी हो सकता है और वस्तु विभेद क्या है काल्पनिक भी हो सकता है। काल्पनिक तो यही हो गया कि समान तो वही है लेकिन उसको अपन क्या प्रस्तुत करने वाले वो अलग है, मतलब उनकी विविधता। एक तो जैसे किसी चीज को प्रेजेंटेशन है वो मेल करे और एक किसी चीज का प्रेजेंटेशन है वो फीमेल करे, तो ये भी एक क्या विविधता का रूप है, लेकिन ये क्या है काल्पनिक विविधता है। मांग वक्र दोस्तों इसमें ऋणात्मक ढालू होता है। इसमें दोस्तों एकाधिकारी और पूर्ण प्रतियोगिता की सम्मिलित विशेषताएं होती है इसमें एकाधिकारी प्रतियोगिता में, यानी इसमें कुछ विशेषताएं एकाधिकारी की होती है, पूर्ण विशेषताएं क्या होती है पूर्ण प्रतियोगिता की होती है। फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है परंतु पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम होती है। देखो इसमें भी फर्में वो प्रवेश कर सकती है, यदि जाना चाहे तो आसानी से जा भी सकती है, लेकिन ये जो स्वतंत्रता होती है वो पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में थोड़ी कम होती है जरूर लेकिन थोड़ी क्या होती है कम होती है। लाभ देखो दोस्तों इसमें प्रॉफिट का क्या सिनेरियो रहता है, तो लाभ है अल्प काल में तो सुपर प्रॉफिट कमा सकता है लेकिन दीर्घ काल में इसमें भी क्या है नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलता है आपको। अल्प काल में कुछ समय के लिए सुपर प्रॉफिट कमाया जा सकता है यानी अधिक लाभ कमाया जा सकता है, लेकिन दीर्घ काल जितना जैसे समय व्यतीत होता है वैसे वैसे इसमें भी आपको क्या है नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता केवल मूल्य पर आधारित न होकर गैर मूल्य प्रतियोगिता जैसे वस्तु के गुण विक्रय दशाओं विज्ञापन आदि पर भी निर्भर करती है। ये प्रतियोगिता जो है वो केवल मूल्य पर प्रभावित नहीं होती, जैसे गैर मूल्य है जैसे क्वालिटी है किसी चीज की, विक्रय की दशाएं हैं यानी कंडीशंस है, विज्ञापन है तो कितना आप ध्यान दे रहे हो इन पर भी निर्भर करती है एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा। एकाधिकारी प्रतियोगिता अगर ये अपन डिफाइन करना चाहिए एक लाइन के अंदर तो अपन इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि एकाधिकारी प्रतियोगिता है वो अपूर्ण प्रतियोगिता का एक न्यूनतम अपूर्ण रूप है, यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज सेड टू बी द लीस्ट इम्परफेक्ट फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता के लिए अपन दोस्तों अपन इनका सार निकालना चाहे तो ये एकाधिकारी प्रतियोगिता यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो मुख्य बातें जो आपको याद रखनी है वो यही है कि एक तो इसका जो विचार है वो प्रोफेसर चैम्बरलिन ने दिया था, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इसमें एकाधिकारी और पूर्ण प्रतियोगिताओं की विशेषताओं का समावेश होता है। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में ये कहा हुआ था कि भाई फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है, हाँ तो इसमें भी होती है लेकिन उस लेवल पे नहीं होती है, उतनी नहीं होती है, थोड़ी कम होती है, ठीक है। या फिर अपन इसमें ये उसकी एक विशेषता होगी कि वस्तु विभेद, अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या वस्तु विभेद पाया जाता था तो इसमें भी वस्तु विभेद पाया जाता है। इसमें वस्तु विभेद है वो काल्पनिक भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है, ठीक है।
तीसरी विशेषता इसमें ये है कि इसमें जो प्रतिस्पर्धा है वो मूल्य के अलावा अन्य जो गैर मूल्य है, जैसे क्वालिटी है किसी वस्तु की, या मान लीजिए विक्रय की दशाएं हैं या विज्ञापन है, इस पर भी निर्भर करता है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है द्विआधिकार यानी ड्यूओपली। तो ये क्वेश्चन दोस्तों शायद आया हुआ है RSM SSB कंप्यूटर के अंदर। ड्यूओपली में क्या होता है दोस्तों, ड्यूओपली में एक ही क्रेता होता है और एक ही विक्रेता होता है, यानी खरीदने वाला भी एक ही है और बनाने वाला भी उस वस्तु को एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया ड्यूओपली, एक क्रेता एक विक्रेता। इसमें भी मांग वक्र ऋणात्मक ढालू होता है, मोनोपोलिस्टिक में भी मांग वक्र ऋणात्मक ढालू होता है, इसमें भी ड्यूओपली में भी मांग वक्र ऋणात्मक ढालू होता है। नेक्स्ट देखिए अल्पाधिकार। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, रिपीट किया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन दोबारा भी आपको एग्जाम के अंदर मिल सकता है। ड्यूओपली यानी दो, ड्यू का मतलब दो, दो में एक तो क्रेता हो गया और एक क्या हो गया, विक्रेता हो गया। ठीक है, अब अल्पाधिकार, किसी वस्तु के पूर्तिकर्ताओं अथवा विक्रेताओं की संख्या बहुत कम है। देखो उसमें ड्यूओपली में तो सिर्फ एक ही था विक्रेता, इसमें क्या एक से कम, एक से तो ज्यादा है लेकिन बहुत कम है, मतलब लिमिटेड है। जैसे अपन स्टील का नाम लेते हैं, जैसे भारत में लोहा इस्पात उद्योग देखें तो बहुत कम है। कौन से, जैसे टाटा है, ठीक है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है, बोकारो स्टील लिमिटेड है, मैसूर स्टील कंपनी है। तो ये क्या थोड़े हैं, यानी एक से तो ज्यादा है लेकिन बहुत कम है। तो ये किस में आएंगे, ये अल्पाधिकार में आएंगे। तो ये इस प्रकार से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई इस्पात उद्योग कौन सी श्रेणी में आता है, किस कौन सी श्रेणी का उद्योग है, तो ये अल्पाधिकारी के अंदर आएगा। अल्पाधिकारी प्रतियोगिता का ये उद्योग है, इसमें अल्पाधिकारी के अंदर कैटेगराइजेशन होगा इसका। अल्पाधिकारी में सभी उत्पादकों की वस्तुएं समरूप भी हो सकती है अथवा उनमें कुछ वस्तु विभेद भी होते हुए भी लगभग समानता होती है। इनमें तो वो बनाते तो देखो सरिया ही है सभी, लेकिन अब क्या है वो सरिये में स्टील के लोग सरिया बनाते हैं सभी, टाटा वाले भी बनाते हैं, हिंदुस्तान वाले भी बनाते हैं। तो इसमें क्या कुछ विविधता हो सकती है, वो अपने कुछ देखो उनमें जो लगभग तो समानता होती है लेकिन कुछ कुछ वस्तु विभेद मिल भी सकता है। पारस्परिक निर्भरता है, मूल्य नियंत्रण की प्रवृत्ति, कीमत युद्ध से बचने के लिए गुप्त संधि करते हैं। ये फिर क्या करते हैं दोस्तों कि जो बनाने वाले क्या है कम है, यानी जो विक्रेता है वो क्या है कम है, तो वो आपस में लड़ना नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि भाई जैसे टाटा स्टील ने ये कह दिया कि भाई हमने प्राइस रख दिया एक सरिये का 150 रुपया रख दिया, तो ये नहीं है कि मतलब उसका 100 रख देंगे। क्यों नहीं करेंगे ये 100 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है कि हम प्रॉफिट का जो शेयर करने वाले कितने लोग हैं, 4 ही लोग हैं। फिर ये क्या करते हैं, गुप्त संधि करते हैं कि भाई अपन क्या है कि एक स्टैंडर्ड रखते हैं, 135 से नीचे तो अपन क्या है लेके नहीं आएंगे। तो ये मूल्य नियंत्रण की प्रवृत्ति होती है इसमें, ये क्या मूल्य को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। और इस नियंत्रण की प्रवृत्ति में ये क्या करते हैं, युद्ध कीमत युद्ध यानी प्राइस वॉर से बचने के लिए गुप्त संधि करते हैं आपस में। अल्पाधिकार में फर्में मूल्य प्रतिस्पर्धा त्याग कर गुण प्रतिस्पर्धा को प्रमोशन का आधार बनाती है। इसमें क्या है दोस्तों, मैंने पहले जैसे आपको बता दिया है कि ये प्राइस तो इतना ही रखेंगे, जैसे आप टाटा वाला खरीद लो सरिया या मान लीजिए हिंदुस्तान वाला खरीद लो, प्राइस वही रहेगी, ठीक है। लेकिन ये कहेंगे हमारे वाला ज्यादा बढ़िया है, यानी ये गुण दिखाएंगे, क्वालिटी दिखाएंगे। ये कहेगा कि टाटा का सरिया है ना, यदि आप इसका यूज करते हो कंस्ट्रक्शन में तो इस पर जंग नहीं लगता है। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना सारे, ये सारे के पीछे यही पॉलिसी है इनकी कि प्राइस तो कम करना नहीं है, सिर्फ अपने यहाँ जो प्रमोशन कर रहे हैं प्रोडक्ट का वो सिर्फ क्वालिटी के आधार पे करना है। और उस क्वालिटी के आधार पर ही क्या है कि हमें खरीदना पड़ता है दोस्तों। क्यों खरीदना पड़ता है, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट करने वाले हैं वो बहुत कम ही है, खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो इन्होंने क्या है कि प्राइस तो कम करते नहीं है, सिर्फ क्वालिटी के आधार पर अपने को प्रमोशन करके अपने को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। और इसका जो मांग वक्र होता है दोस्तों वो विकुंचित होता है, किनकी बोलते हैं जिसको, मांग वक्र दोनों के तो है, मोनोपोलिस्टिक के भी ऋणात्मक है, ड्यूओपली के भी ऋणात्मक है, लेकिन ये ओलिगोपोली है, अल्पाधिकार है, उसका जो मांग वक्र होता है वो विकुंचित होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों मोनोपोली यानी एकाधिकार। एकाधिकार क्या होता है, एकाधिकार का मतलब जैसे आप इसके नाम से ही समझ पा रहे हो कि एकाधिकार का मतलब किसी एक व्यक्ति का अधिकार, यानी पूरी इसमें मोनोपोली है, मतलब किसी तो बाजार की पूर्ति एक ही विक्रेता के पूर्ण नियंत्रण में, यानी बेचने वाला सिर्फ एक ही हो, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी उसमें क्या हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी। ये विशुद्ध एकाधिकार है, मतलब इसमें प्रतियोगिता क्या होती है, शून्य प्रतियोगिता है ही नहीं, क्योंकि बनाने वाला कौन है, एक ही है, उसका एकाधिकार है। अस्तित्व तभी संभव है जब वस्तु की कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं हो, यानी मोनोपोली तभी की जा सकती है जब कोई ऐसी वस्तु का प्रोडक्शन करे जिसका प्रोडक्ट
दूसरे को बनाने का अधिकार नहीं हो, या फिर उस वस्तु की कोई निकट प्रतिस्थापन नहीं हो, यानी यदि वो वस्तु नहीं हो तो फिर अपना क्या है कि अपन उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो अपने पास, या उसके जगह अपन दूसरा यूटिलाइज या यूज नहीं कर सके, तभी शुद्ध एकाधिकार संभव है। जैसे नमक है, वो क्या है कि एक ऐसी वस्तु है जिसका कोई अभी तक वो नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। यदि नमक बनाने वाला एक ही व्यक्ति है भारत के अंदर, तो वो फिर क्या है, मोनोपोली कहलाएगी उसकी, क्योंकि अपन यदि नमक की जगह कोई और वस्तु का तो उपयोग कर नहीं पा सकते, तो फिर अपने क्या नमक खरीदना ही पड़ता है, और वो बनाने वाला एक ही होता है, तो फिर क्या हो जाएगी, उसकी मोनोपोली हो जाएगी। एक फर्म उद्योग होता है और वस्तु मांग की आड़ी लोच क्या होती है, शून्य होती है। देखो आड़ी लोच तो है ही नहीं, क्योंकि यदि किसी वस्तु का स्थानापन ही नहीं है दोस्तों, कोई प्रतिस्थापन है ही नहीं, कोई निकट है, तो फिर उसकी आड़ी लोच तो शून्य होगी। आड़ी लोच तो तभी होती है जब यदि किसी वस्तु की प्रतिस्थापन यदि मौजूद है, तभी उसकी आड़ी लोच होगी, वरना तो आड़ी लोच हो ही नहीं सकती। ये लोच वाले चैप्टर में आपको अलग से समझा दिया जाएगा कि इलास्टिसिटी क्या होती है, आड़ी लोच क्या होती है, मांग लोच क्या होती है, कीमत लोच क्या होती है। हाँ, लेकिन ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी बाजार की परिस्थिति है या स्थिति है जिसमें फर्म व उद्योग दोनों एक ही होते हैं, यानी आपका फर्म भी एक ही है और उद्योग दोनों क्या एक ही होते हैं, तो ऐसी स्थिति एकाधिकारी होती है दोस्तों, क्योंकि इसमें बनाने वाला एक ही होता है, वही फर्म है, वही उद्योग है, आप उसको कुछ भी मान लीजिए। नई फर्मों के प्रवेश पर रोक होती है दोस्तों, क्यों होती है, क्योंकि यदि नई फर्में प्रवेश कर लेगी तो फिर मोनोपोली कहाँ रहेगी, तो नई फर्में तो नहीं आनी चाहिए, तभी तो मोनोपोली बरकरार रह सकती है। नो एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। एडवर्टाइजमेंट कब किया जाता है, किसी प्रोडक्ट का अपन को प्रमोशन करना होता है, तब अपन एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो खरीदने वाले हैं उनकी मजबूरी हो गई है कि वो हमसे ही खरीदे। क्यों, क्योंकि हमारी क्या इस पे मोनोपोली है, जो प्रोडक्ट अपन बना रहे हैं उसमें क्या अपनी मोनोपोली है। एकाधिकारी में फर्म तथा उद्योग का मांग वक्र एक ही होता है। मैंने आपको बता दिया कि फर्म व उद्योग दोनों होती एक है, तो उनका मांग वक्र भी क्या होगा दोस्तों, एक ही होगा। नेक्स्ट ये टॉपिक आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन कल इसके जो पूर्ण प्रतियोगिता अथवा में उत्पादन तथा मूल्य का निर्धारण करने की जो टॉपिक है वो करेंगे। इसमें अपन प्राइस डिटर्मिनेशन करके बताएंगे कि प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है परफेक्ट कंपटीशन में। आज सिर्फ आपको इतना समझाया गया है कि ये मार्केट कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या विशेषता होती है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन कल स्टार्ट करेंगे इनमें प्राइस डिटर्मिनेशन। धन्यवाद।